नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आज आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, नई बहू और सास का वनवास। एक शहर में अमित अपनी माँ सुधा के साथ रहता था। एक दिन अमित सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। सुधा जी कहती है, बेटा अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना तुझे? अमित ने कहा, माँ अभी सोने दो, कुछ देर और, अभी टाइम ही क्या हुआ है? बेटा 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। अमित तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। सुधा जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर अपनी सहेली कविता को फ़ोन मिलाती है। सुधा कहती है, कविता कैसी है? कविता ने कहा, हाँ सुधा, मैं ठीक हूँ, तू बता। सुधा जी बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुझे कहा था अमित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं? कविता ने कहा, हाँ मैंने बात की थी। मेरी दूर की रिश्तेदार में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुझे और अमित को ज़रूर पसंद आएगी। सुधा जी, तो जल्दी से बात चलाना, और हाँ अगर उसकी फ़ोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। कविता ने कहा, ज़रा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेज देती हूँ। 2 दिन बाद कविता लड़की वालों से बात करके बताती है। अमित और संजना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सुधा जी बहुत खुश रहती थी। एक दिन सुधा जी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ संजना आती है। सुधा जी कहती है, बहू कुछ चाहिए तुझे? संजना ने बोला, नहीं माँ जी, मेरे होते आप काम करें यह ठीक नहीं, मैं चाहती हूँ आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। सुधा जी ने कहा, बहू तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें ही तो यह सब संभालना है। संजना ने कहा, नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊँगी। संजना सुधा जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे संजना पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सुधा जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था। वे केवल बाजार से सब्जी या अन्य घर का सामान लाती थी। एक दिन सुधा जी बाहर से सब्जी लेकर आती है। वे वैसे ही घर में अंदर पहुंचने वाली होती हैं, उनके कानों में आवाज़ आती है। संजना अपनी सहेली से साथ बैठी बात कर रही थी। संजना कहती है, अमीशा तू तो बहुत खुशनसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है, तो यहाँ मौज मारती है। एक मैं जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज करती है। अमीशा ने कहा, यह सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। अरे वो तो एक चाल थी अमित को वश में करने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब अमित पूरी सैलरी मेरे हाथ में देंगे। सुधा जी यह सब सुनकर सन्न रह जाती हैं। जिस बहू को इतना सीधा समझ रही थी, वह तो उनसे इतनी नफरत करती है। सुधा जी के आते ही सब सहेलियां चुप हो गई। सुधा जी को देखते ही संजना बोली। संजना ने कहा, अरे माँ जी आप आ गई, मैं अभी अपनी सहेलियों से आपकी तारीफ़ कर रही थी। सुधा जी चुपचाप किचन में चली जाती हैं। अमीशा संजना से कहती है, संजना लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। संजना ने बोला, अच्छा है, उनका भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं देने चाहिए। सुधा जी किचन में सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे अपने कमरे में गई और अपने पति कमलनाथ जी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सुधा जी ने कहा, आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी? बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सुधा जी पलंग पर लेटी यही सोच सोच कर रो रही थी। अगले दिन अमित के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने संजना से बात की। सुधा जी बोली, बहू मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली, ये सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? आज से अमित सैलरी भी तुम्हें ही देगा, मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। संजना ने कहा, माँ जी वो आपके रहते तो हो नहीं सकती, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अमित आपके बगैर नहीं रहेगा। सुधा जी को धक्का लगा। वे अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। सुधा जी, बहू
तुम आखिर चाहती हो क्या हो? संजना ने बोला, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप अमित को बिना बताए कृषि वृद्धाश्रम में चली जाएं। अमित को मैं कोई न कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। आप चाहे तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती हैं। सुधा जी ने कहा, लेकिन बेटी, मैंने तो कभी तुमसे लड़ाई तक नहीं की। संजना ने बोला, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाइए। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने अमित को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। संजना जी जैसे जड़वंत हो गई। जिस घर को उन्होंने अपने पति के बड़े प्यार से सजाया था वो एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। आज उनका मन कर रहा था कोई चमत्कार हो जाए, उनके प्राण इसी घर से निकल जाएं। रात को अमित के सो जाने के बाद संजना सुधा जी के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, आपने अपना सामान पैक कर लिया? सुधा ने कहा, बहू, मुझे घर से मत निकाल, मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूँगी। संजना बोली, आपको एक बात समझ नहीं आती, आपके रहते अमित कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन अमित के जाने के बाद संजना सुधा जी के लिए कैब बुक करा देकर उन्हें वृद्धाश्रम भेज देती है। शाम को जब अमित आता है तो संजना बोलती है, अमित, आज मैंने तुमसे पूछे बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। वो मेरी सहेली है ना, उनके पापा के टूर बुक किया था, पूरी बस गई है। आज आखिरी दिन था, 2 महीने के लिए वे गई हैं। अमित ने कहा, संजना, मुझे फ़ोन तो कर सकती थी, पता नहीं माँ के पास पैसे भी हैं या नहीं। संजना बोली, अमित, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतज़ाम टूर वाले कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन संजना रोते हुए अमित के पास आती है और कहती है, अमित, बहुत बुरी खबर है, तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर अमित रोने लगता है। अमित ने कहा, मुझे टूर वालों का नंबर दो, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं। संजना ने कहा, अमित, मैंने सब पता कर लिया है, बस हजारों फुट गहरी खाई में गिरी, किसी का कुछ पता नहीं लगा। अमित का दिल टूट जाता है। वह कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद संजना उसे समझाती है और कहती है, अमित, जो होना था हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन अमित कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आ जाती है। वह हर छुट्टी के दिन माँ उसे मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थी। यह सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। जब वह वहाँ बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे हैं। अमित उन्हें पैसे देने लगता है। तभी वह देखता है एक मैले कुचैले कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। अमित ने कहा, माँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। सुधा जी ने कहा, बेटा, संजना ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और वृद्धाश्रम भिजवा दिया। वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्धाश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घर वाले खर्चा देते हैं। संजना ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धाश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया। तब से यहीं रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ। तू कैसा है? अमित की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर आ जाता है। सुधा जी को देखते ही संजना घबरा जाती है। अमित ने कहा, संजना, तुमने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला। अब तुम इस घर से 1 मिनट नहीं रह सकती। संजना ने कहा, ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। अमित, चुप रहो, कितना झूठ बोलोगी? चलो निकलो यहाँ से। सुधा जी ने कहा, बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकाल। मेरा क्या, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, तुम दोनों सुख से रहो। संजना ने कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी यही सज़ा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। सुधा ने बोला, नहीं, मेरे होते यह नहीं हो सकता। अमित, इसे माफ़ कर दे और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकल जाने को कहा। यह सुनकर संजना सुधा जी के पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। दोस्तों, हमारी यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।